नमस्कार साथियों, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं जो कि है मैक्स वेबर के ऊपर। जी हाँ, मैक्स वेबर जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर और स्कॉलर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही सोशोलॉजी और सोशल वर्क्स और अदर जो इकोनॉमी और इन सब जैसे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हम इसको कवर करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप भी इसको नोट डाउन करिए और अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबर को जब हम पढ़ते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हमें ध्यान में आती है, बट वेबर ने तो ब्यूरोक्रेसी एक्सीडेंटली बनाया। उन्होंने एक्सीडेंटली बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकाल दिया है अपने इस बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो ऐसा क्या चीज़ थी जिसको वेबर रिसर्च कर रहा था। क्या चीज़ थी? जो इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों करता है, क्यों उसकी आज्ञा को मानता है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वेबर चाहते थे कि ये क्या फैक्टर्स हैं, क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की ऑर्डर्स को फॉलो करता है, मानता है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं तो जब आगे जब बढ़ते हैं वेबर, तो उन्होंने दो फोर्सेस का नाम बताया, एक अथॉरिटी और एक पावर होती है। ठीक है, जब पावर की हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में जाती है कि हाँ, ज़बरदस्ती ये मुझसे ये चीज़ करवाना चाह रहे हैं। कि मान लीजिए किसी के पास कोई पावर है कि वो नेता है या फिर कोई अधिकारी है बड़ा, और वो किसी के पास में जा रहा है कोई काम होने के लिए या करवाने के लिए, तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है और उसको वो करवाना ही करवाना है, तो वो अपने मसल पावर के दम पे, अपने मनी पावर के दम पे उसको इन्फ्लुएंस करके वो काम करवा लेगा। जैसे हम जब देखते हैं तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते थे, आपने पढ़ा होगा, मसल पावर मनी पावर इलेक्शंस में चलता था कि मान लीजिए 500 रुपये दे दिए, आप मुझे वोट करना, मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस करके या फिर पावर के दम पे कि हाँ कर दो वोट मेरे पार्टी के लिए, नहीं तो मैं आपको आपके मतलब जो रहना है खाना पीना वो बिल्कुल हराम कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मसल पावर और ये सब जब देखते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आया पावर का, कि पावर एक फैक्टर है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऑर्डर्स को मान रहा है। पावर कैसी होती है, अब उसके भी इन्होंने थोड़े से डायमेंशंस दिए कि हाँ ये जो है इलेजिटिमेट है, अनजस्टिफाइबल है, डोमिनेशन को शोकेस करती है, कोवर्सिव होती है, नेगेटिव होती है सेंस में। ठीक है, फोर्सफुल होता है, फोर्सफुल होती है, और अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी हो, पावर के दम पे अगर कोई काम करवाया जा रहा है वो तो बेमन से करा जा रहा है ना, उसके द्वारा जो कर रहा है काम को, जो करता है वो बेमन से काम को कर रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। कि मान लीजिए आप एक पुलिस वाले हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे ये सब्ज़ी मिल जाए लेकिन मैं उसके पैसे पे ना दूं, तो वो तो आप डंडे के बल पे आप सब्ज़ी खरीद रहे हो ना सब्ज़ी वाले से, वो अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पावर है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है। फिर आते हैं एक तरफ अथॉरिटी पे। जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है। कौन सा टर्म है? ये पॉजिटिव टर्म है, और इसके इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये क्या होता है। ये एक तो एक्सेप्टेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, मतलब लीगल होती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो लीगल है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट का एक तरह से वादा कर रहा है और उसको फुलफिल भी कर रहा है। ठीक है, तो ये लेजिटिमेट है, ये लॉ द्वारा है, बाय लॉ है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको मानना पड़ेगा, जुडिशरी ने जो दिए हैं आदेश उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजिटिमेट हैं, वो उनके पास सत्ता है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो काम वो होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद जस्टिफिएबल है, कि मतलब आप उसको कहीं पर भी मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते, कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मम्मी ने, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी ने कहा जाइए दूध वाला आ गया, जाके दूध ले लो, तो आपको जाना पड़ेगा, वो लेजिटिमेट है। ठीक है, वो जाना पड़ेगा, उनका अधिकार है आपके ऊपर, इस वजह से वो कह रही हैं। वहीं पड़ोस की आंटी कहें कि जाइए मेरा दूध वाला आया है उससे दूध ले लीजिए, तो वो आप नहीं करोगे, वो लेजिटिमेट नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, डेली डेली थोड़ी ना करोगे। तो इस तरह से हम पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस देखते हैं, जो कि वेबर ने बताया। ठीक है, इस तरह की 2 फोर्सेस का नाम लिया जिसमें ऑर्डर्स को मानते हैं। अब जब देखते हैं अथॉरिटी पॉजिटिव है, जब वो अपनी रिसर्च में और आगे बढ़े, जब अपनी रिसर्च में मैक्स वेबर और आगे बढ़े, तो उन्होंने अथॉरिटी के टाइप्स भी बताए। क्या टाइप्स बताए? अब ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल, क्रिज्मेटिक और लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल का मतलब है आपका मास्टर होगा और आप फॉलोवर हो गए। ठीक है, मास्टर और फॉलोवर हो गए। मतलब ट्रेडिशनल का मतलब है आपके पास में ना कहीं आपके पास में एक ट्रेडिशनल पावर है। ट्रेडिशनल पावर का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई मोनार्क हैं, आप राजा हैं, आप रूलर हैं, मोनार्क हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम देखते हैं तो एक आता है आपका
क्रिज्मेटिक का मतलब ही यही हुआ कि क्रिज्मा से बना है क्रिज्मेटिक। क्रिज्मा का मतलब होता है कि आपके जो सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, सुपर ह्यूमन आपका मैजिक है, जो हीरोइक जो आपका सेंस है, हीरो, यहाँ पे हीरो आप समझ सकते हैं हीरो टर्म से, कि उसके अंदर की जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, है ना, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी अथॉरिटी को, सत्ता को मानने के लिए। ठीक है, इसमें आपके गौतम बुद्धा आते हैं, गुरु नानक आते हैं, है ना, और यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे मास्टर तो होता है लेकिन उसके साथ में डिसाइपल्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट में लीगल रैशनल। लीगल रैशनल को सबसे अच्छी अथॉरिटी माना है वेबर ने। ठीक, रैशनल जो है वहाँ पे लीगल का टर्म जो है वो लॉ से आया है कि लेजिटिमेट है, समझ गए होंगे आप, जो हमने पहले पढ़ा अथॉरिटी के बारे में। देन उसके बाद में आता है रैशनल। रैशनल का मतलब है एक डेफिनेट मीन होगा। रैशनल का क्या मतलब है, एक डेफिनेट मीन होगा या प्रोसीजर होगा एक डेफिनेट एंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप रैशनल का यूज़ करते हैं, यानी जो आपका गोल है उसके लिए आप लॉ का रास्ता चूज़ करते हैं, आप सच्चाई का रास्ता चूज़ करते हैं, लेजिटिमेट रास्ता चूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका लीगल रैशनल। ठीक है, लीगल रैशनल अथॉरिटी जो होगी वो उसमें आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी उसको ब्यूरोक्रेसी बोला है वेबर ने, ब्यूरोक्रेसी बोला है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है वो वेबर ने नहीं दिया, लेकिन ठीक है, इतना मान के चलिए वेबर ने वो टर्म नहीं दिया है। वेबर ने भी इस टर्म को उठाया है कहाँ से, विंसेंट दे गार्ने। विंसेंट दे गार्ने ने इस टर्म को क्वाइंट किया था, इस टर्म को दिया था ब्यूरोक्रेसी को 1745 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ब्यूरोक्रेसी का टर्म किसने दिया है। ठीक है, तो ये टर्म आपका दिया है विंसेंट दे गार्ने ने 1745 में। उसी टर्म को बस इन्होंने एज इट इज़ उठा लिया है और उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन ही नहीं किया है, केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, स्टार कर लीजिए और लिख लीजिएगा। इकॉनमी एंड सोसाइटी। इकॉनमी एंड सोसाइटी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि वेबर जो हैं एक्सीडेंटली ब्यूरोक्रेसी के फादर बने हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली बने हैं, वो रिसर्च कुछ और करना चाह रहे थे, जानना कुछ और चाह रहे थे। आप देख सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी जा रही है, सोसाइटी और इकॉनमी के ऊपर इनकी बुक है, इकॉनमी एंड सोसाइटी, याद रखिएगा। अब वेबर ने, जैसा मैंने बताया कि कोई डेफिनेशन नहीं दी है, ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि हाँ इतने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी बन जाती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हायरार्की, हायरार्की जब भी आए तो आप ये वाला डायग्राम समझ जाइएगा। हायरार्की, रिटन रूल्स, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, अनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी, इम्पर्सनल ऑर्डर्स, रेगुलर सैलरी, और भी बहुत सारे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, लेकिन ये मेन है। ठीक है, ये मेन है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूछता है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दिए हैं वेबर ने, तो इनमें से अगर है तो वो तो दिए हैं, वेबर द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई और इसमें होता है, एड ऑन ऑप्शन में कुछ और दिखता है तो मत करना। ठीक है, हायरार्की, हायरार्की का मतलब है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अथॉरिटी, है ना, कि आप इस ए वाले पॉइंट पे हो या बी वाले पे या सी वाले पे या डी वाले पे, जो सबसे ऊपर होगा उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, वो सबसे काम करवा सकता है और आपको अपनी इमीडिएट बॉस और फाइनल बॉस को सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ये है हायरार्की आपकी, हायरार्की है आपकी। फिर रिटन रूल्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है, हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, रिटन रूल्स कहाँ हैं, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिटन रूल जो है हमारे पास में वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स आपके सब इसी रिटन रूल के बलबूते पे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चल रहा है अभी भी, 75-77 साल हो गए हैं उस देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान में कितनी गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर गई, है ना, लेकिन इंडिया अभी भी चल रहा है। और पाकिस्तान क्या, नेपाल अभी रिटन रूल बनाए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी फिर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ और पूरी सत्ता फिर से चली गई, है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो भारत है वो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहा है, उस हिसाब से कि मतलब अभी तक ऐसा कोई मैसिव प्रोटेस्ट और इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, और ना आए भगवान करें। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम जब देखते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम। आपको याद होगा कि विल्सन ने भी, वुडरो विल्सन ने भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात करी थी। ठीक है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वही कि जिसमें आप अपने कोई भी पसंदीदा इंसान को अपने कहीं मतलब किसी भी जॉब पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नेपोटिज्म या फिर भाईचारा ये सब नहीं कर सकते हैं। आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यानी उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, एग्ज़ाम निकाला होना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आती हैं। देन अनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी। अनोनिमिटी का मतलब है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ठीक है, अनोनिमिटी का मतलब है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मतलब
देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि एक ब्यूरोक्रेट, मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है या फिर कोई डीएम है या एसडीएम है या कोई भी पद पे है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। वो कोई भी ऑर्डर पास, मतलब जो भी पार्लियामेंट से बन के आए, कोई भी रूल बन के आए, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। नेता लोग क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं और ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा होता है तो ब्यूरोक्रेसी क्या अपना मतलब नाम लिखवाती है, कोई भी रोड बनती है वो तो नेता लोग लिखवाते हैं ना। तो लीडर्स सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के, ब्यूरोक्रेट्स नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। लीडर्स जो हैं वो आपके जनता के सामने, पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर के सामने आपके रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी एक्ट के लिए जो कि किया गया है ब्यूरोक्रेसी द्वारा। ब्यूरोक्रेसी को कभी भी पर्दे से बाहर नहीं निकाला, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, हमेशा उन्होंने अपने आप को, मतलब जो मास्टर हैं, जो हमारे बॉसेस हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स, उन्होंने अपने आप को हमेशा जनता के सामने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, ठीक है। और फिर न्यूट्रलिटी की बात, न्यूट्रलिटी की बात विल्सन ने भी करी थी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आपको जो हमारा पॉलिटिकल स्फेयर है और जो हमारा पबैट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्फेयर है, उसमें और पॉलिटिक्स का जो स्फेयर है उसमें एक अच्छा मतलब तालमेल बैठा लो, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कोई नेता है या फिर कोई रूलिंग पार्टी है, उसके इन्फ्लुएंस में आके आप अपने सारे एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको ऑपोजिशन कहता था ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो रूलिंग पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। वो पीएम की ब्यूरोक्रेसी है, जो जो चाह रही हैं वो वही कर रहे हैं, ठीक है। आपातकाल के टाइम पे याद करिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और न्यूट्रलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यूट्रलिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। क्या कमेंट करना है, याद से सबको कमेंट करना है, कोई भी मतलब इस तरह से कमेंट छोड़ के ना जाए। आपको सर्च करना है, अगर नहीं आता है पढ़ना है, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, आप जाइए कमेंट सेक्शन में, आप आर्टिकल बताइए कौन से आर्टिकल में न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। अब अपने 5वें कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, इम्पर्सनल ऑर्डर। इम्पर्सनल ऑर्डर का मतलब है, मान लीजिए आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बैठे हैं कुर्सी पे दफ्तर में अपने, और कोई आम आदमी आ रहा है आपके पास में, लाइन लगाए हुए आ रहा है आपसे कुछ काम करवाने, किसी कागज़ पे दस्तखत चाहिए आपके, तो आपके सिग्नेचर्स की इंपॉर्टेंस है, आप कर रहे हो सिग्नेचर। लेकिन वहीं आप जब देखते हो कि हाँ मेरा कोई जानने वाला आया, मेरा कोई रिश्तेदार या फिर मेरा कोई फ्रेंड आया है, तो आप उसको लाइन तोड़वा के आगे बुला लेते हो और उसका साइन करके तुरंत भेज देते हो, चाय पानी खूब अच्छा वेलकम दे रहे हो और सबको दिखता है वो। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो तो इम्पर्सनल ऑर्डर्स नहीं है, इम्पर्सनल बिल्कुल नहीं है, वो तो पर्सनल जा रहा है कि हाँ वो पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनके बेसिस पे वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको अच्छे से दे रहे हैं सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो वो मुकर जाते हैं या फिर हमें कहते हैं बाद में आना, उस डेस्क पे होगा काम, इस डेस्क पे होगा, इस तरीके से। फिर रेगुलर सैलरी, फिक्स सैलरी की बात किसने करी थी, FW टेलर जी ने। और इसके बाद रेगुलर सैलरी की बात इन्होंने करी कि हाँ रेगुलर सैलरी होनी चाहिए। जब हम ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी क्यों आई, क्यों ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिन हुआ, उसके पीछे पीटर बुलाओ जो हैं, पीटर बुलाओ वो बताते हैं अपनी जो बुक है उसमें, ये बताते हैं कि 2 से 3 मेन रीज़न थे। एक मनी इकोनॉमी जो कि कैपिटलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आना, कैपिटलिस्ट क्लास को कभी भी अशांति या फिर अनरेस्ट नहीं पसंद है, ठीक है। उनको पीस चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए और पैसे जनता से निकलवाने के लिए, अच्छी सुविधाओं से के साथ में जीने के लिए, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट क्लास कभी भी बाजार को अनस्टेबल नहीं देख सकता, उसके रेगुलेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी का उद्गमन हुआ, पहला रीज़न दिया। फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ जो आई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो आई, उनके कारण भी ब्यूरोक्रेसी आई। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और साथ में आपका लिबर्टी, ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमारे जो प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब इनको देखा जाए, अगर एक एक को देखें, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, तो हम इनको जब देखते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लास्ट पर्सन तक की पहुँचाने के लिए, लास्ट पर्सन तक पहुँचाने के लिए हमें कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए, ठीक है। वो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, पीटर बुलाओ ने बताया। फिर एक रीज़न ये भी देते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, लिमिटेड काम होते थे, तो मतलब इतना कोई खास कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे। लेकिन अब जब हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन, देश बड़े हो रहे हैं, अपनी सीमाएं लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको और उसके साथ में जो काम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी का उद्गमन हुआ, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम अपने क्रिटिसिज्म वाले पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर। वेबर का क्रिटिसिज्म भर भर के हुआ है। क्रिटिसिज्म उसका होता है, एक बात याद रखिएगा, क्रिटिसिज्म उसका होता है, आलोचना उसकी होती है जिसने कुछ काम किया हो, ठीक है, जिसने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हो, अच्छा दिया हो बुरा दिया हो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन क्रिटिसिज्म होता है। भगवान राम का भी हुआ है, ठीक है, और इनका भी हुआ है, क्योंकि इन्होंने काम किया। ब्यूरोक्रेसी आज तक उसका कोई तोड़ नहीं मिल पाया है। ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या मशीनरी बता दीजिए जो सक्सेसफुल हुई हो। हर देश में ब्यूरोक्रेसी है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन हर देश में आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम जब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर, तो उसमें सबसे पहले टेलकॉट पार्सन बताते हैं कि ये क्लोज्ड मॉडल है, क्लोज सिस्टम है, मतलब बहुत बंद है, मतलब केवल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के बीच में ही है। वो दूसरे और इकोलॉजी वाले जो पार्ट हैं उनको देख ही नहीं रहा है, केवल और केवल अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ही जो भी प्रैक्टिस हैं उन्हीं पे लगा हुआ है, ठीक है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता आपका देश का कल्चर क्या है, आपका क्या लाइफ स्टाइल है, आपके क्या रिचुअल्स हैं, आपका क्या ट्रेडिशन है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ब्यूरोक्रेसी को। वो क्लोज्ड मॉडल है, वो कहीं पर भी जाएगी। किसी डेवलपिंग देश में आ जाए, हम इंडिया की बात ले लेते हैं, मान लीजिए लखनऊ एक शहर है, वहाँ पे जो भी आबादी, जो भी डेमोग्राफी है, उसके अकॉर्डिंग ना हो करके डिसीज़न लिए जाएं और अपने मनमर्जी से थोप दिए जाएं टॉप बॉटम डिसीज़न को, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत ये आ जाएगी कि ऑर्डर्स का मतलब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। सबसे क्लासिक एग्जांपल हम देख सकते हैं इस टाइप में कि फार्म लॉज आए। फार्मर्स ने क्यों प्रोटेस्ट किया? इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके जो भी कंसर्न थे उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्लोज मॉडल में रह के उन्होंने रूल्स बना दिए और इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो ये फेल हो जाएगा, इन्होंने बताया टेलकॉट पार्सन ने। फिर रॉबर्ट के मार्टन ने बताया कि ये इतने सारे रूल्स जब हम लोग बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी देश में, उसको चलाने के लिए, उसकी मशीनरी के एफिशिएंट वर्क के लिए, तो मशीनरी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है, उसमें क्या रहेगा कि वो केवल और केवल रूल्स के पीछे भागेंगे, वो एफिशिएंसी भूल जाएंगे, डिसफंक्शनल हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया ट्रेंड इन एफिशिएंसी है, इनकैपेसिटी है, ट्रेंड इन कैपेसिटी है, ठीक है। फिर साइमन एंड बर्नार्ड बताते हैं एफिशिएंसी कम है। फिर रॉबर्ट परास्थस बताते हैं ये वेस्टर्न प्रोडक्ट है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ बनी? ब्यूरोक्रेसी यूएस और यूरोप में ही तो बनी है, उसी का कॉन्सेप्ट हमने उठा लिया है, हर डेवलपिंग नेशन में उसी को हमने थोपा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना। उसको भी आगे पढ़ेंगे, जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, रिक्स को पढ़ेंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्टर्न मॉडल है जो कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए फिट नहीं है, ठीक है। अब इतना सारा जब क्रिटिसिज्म होता है, इतना सारा जब आलोचनाएं हो जाती हैं वेबर की समाज में, जब उनका बुक पब्लिश हो जाती है इकॉनमी एंड सोसाइटी, तब वो अपने डिफेंस में आते हैं और 5 चीज़ें बताते हैं कि ये 5 चीज़ें कर दो तो शायद आपकी जो हमारे जो मॉडल की ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, उसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी आ जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए। तो पहला उन्होंने बताया कॉलेजियलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, फिर इमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब कॉलेजियलिटी की बात करते हैं, मतलब प्यूरर बॉसिज्म बताएं कि जैसे हमारे पास में ये हम अभी तक देखते आ रहे थे ना कि ये स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की, एक बॉस बैठा है, लेकिन इसकी जगह पे हम 2 बॉस 3 बॉस बना सकते हैं, प्यूरर बॉसिज्म कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने जो भी ऑर्डर्स हैं कलेक्टिव वे में लेकर तब देंगे। जब एक माइंड लगता है तो वो डिस्पोजिटिज्म की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब 2 से 3 माइंड या प्यूलरिज्म होगा तो सबके डाइवर्स जो भी व्यूज़ रहेंगे वो आएंगे और कलेक्टिव वे में वो इंप्लीमेंट होंगे, तो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉलेजियलिटी है। सेपरेशन ऑफ पावर कि आपके लॉ अलग बन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है और साथ में आपका जो जुडिशरी है उसके चीज़ें अलग हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, है ना, याद होगा। 1747 में मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था कॉन्सेप्ट। एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखें एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म में ना रखें। आप 2-3 साल काम करवाइए किसी से भी, फिर उसको हटा दीजिए। जब रेगुलर नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, नया माइंड आएगा, नया टैलेंट आएगा। तो जब ये टैलेंट पूल बनता है नया और 2-3 साल के लिए, तो क्या रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है और सबको जस्टिस की भावना लगती है, ऐसा इनका मानना था। फिर उसके बाद में हम जब आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज की डेट में स्विट्ज़रलैंड में
स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सिटीज़न है वो खुद ही अपने डिसीजंस को मनवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और लॉ खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है आज की डेट में पॉसिबल ज़्यादा नहीं है। छोटे देशों में हो सकता है पॉसिबल, या फिर बहुत ही अच्छा सिस्टम हो, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेशन हो, तभी पहुँच सकता है, ठीक है, तभी ये सफल हो सकता है। आज की डेट में स्विट्ज़रलैंड इसका बहुत ही गोल्डन एग्जाम्पल है, ठीक है। जो वेबर हैं उनका सबसे अच्छा जो डिफेंस है, जो वो बताते हैं सबसे अच्छा टूल जो है डिफेंस का ब्यूरोक्रेसी के, वो बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जैसा उन्होंने बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉस हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जनता के लिए, ठीक है। हम अपने काम करेंगे लेकिन जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे काम के प्रति वो होंगे। कौन? हमारे पॉलिटिकल बॉसेस। रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा यही बताते हैं। इसको विल्सन भी मानते थे और इस आइडिया को मैरी पार्कर फॉरेट भी मानती थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मैरी पार्कर फॉरेट को। तो ये है हमारे इस लेक्चर का अंत। होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चली होंगी। लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर अभी जल्दी आएगा। थैंक यू।